नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण नामक बुक का अध्ययन करेंगे। उसमें जो हमारा सिलेबस है उसके विषय में हम सर्वप्रथम विश्लेषण करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है और हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे अध्याय प्रथम है राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत। इसके अंदर मुख्य साधनों का वर्गीकरण, जैसे पुरातात्विक स्रोत। विशेष तौर से हम जो स्रोतों को दो भागों में बांटते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब उसमें हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के तहत जैसे बिजोलिया शिलालेख, नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति, चिरवे का शिलालेख, सरंगी ऋषि का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति अर्थात बीकानेर का इतिहास, आमेर का शिलालेख, राज प्रशस्ति, राज सिंह की फारसी शिलालेख। फिर साहित्यिक स्रोत जिसमें संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्य। फिर अभिलेखागारीय स्रोत, ये राजस्थान में थोड़ा अलग से दिया हुआ है। वैसे स्रोतों को दो ही भागों में बांटते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक, लेकिन ये अभिलेखागारीय स्रोत भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय अभिलेखागारीय स्रोत राजस्थान, राष्ट्रीय अभिलेखागारीय स्रोत दिल्ली, राजस्थान राज्य अभिलेखागारीय बीकानेर, अन्य अभिलेखागारीय स्रोत, जो कि हर जिले में एक अभिलेखागारीय स्रोत होता है। फिर है राजस्थान में पाषाण संस्कृति। स्रोतों के बाद में पाषाण संस्कृति के विषय में पढ़ा जाता है, जैसे सभ्यता के केंद्र, पूर्व पाषाण काल, आदिम मानव और उसके औजार, निवास स्थान और जीवन निर्वाह, आर्थिक जीवन, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। ये तो था पूरा पाषाण का। अब मध्य एवं उत्तर पाषाण काल, जिसमें निवास स्थान और औजार, उद्योग धंधे, भोजन एवं अग्नि का उपयोग, वस्त्र और आभूषण, समुदाय, जातियां एवं वर्ग, पारिवारिक जीवन, धार्मिक जीवन, भाषा और कला, पाषाण काल के अंतिम वर्ष और पाषाण युग की देन। इन सब विषयों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है सिंधु। राजस्थान में सिंधु पूर्व और सिंधु सभ्यता का प्रसार। राजस्थान में सिंधु पूर्व और सिंधु सभ्यता का प्रसार। कालीबंगा एवं आहड़ के विशेष संदर्भ में। कालीबंगा की सभ्यता नगर एवं भवन निर्माण, बर्तन एवं अन्य सामग्री, दुर्ग के भग्नावशेष, दाह संस्कार, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, ये पढ़ना है कालीबंगा में। फिर आहड़ की सभ्यता, निवास स्थान, मृद भांड एवं बर्तन, मुद्राएं, मोहर एवं उपकरण, मणियां एवं आभूषण, कृषि, व्यवसाय एवं रहन सहन। इन सब बिंदुओं का हमें इसमें अध्ययन करना है। फिर हम पढ़ेंगे मत्स्य एवं मालव जनपद। जैसे भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद पढ़े जाते हैं, अंग, मगध, वज्जी, कौशल। वैसे ही यहाँ पे राजस्थान में जो भी जनपद रहे हैं उनके विषय में हमको अध्ययन करना। जैसे मत्स्य एवं मालव जनपद, राजस्थान में आर्यों का प्रवेश, मत्स्य जनपद, भौगोलिक स्थिति। जैसे मत्स्य जनपद की भौगोलिक स्थिति वैदिक एवं महाकाव्य काल में, शासन व्यवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, मत्स्य जनपद की कठिनाई, मत्स्य महाजनपद का पतन। एक सीवी महाजनपद होता है उदयपुर, पंजाब, उदयपुर वाला ये जो बेल्ट है पूरा, वो सीवी जनपद में आता है। फिर मालव जनपद होता है एक, टोंक मालवा की तरफ, मालवों का प्राचीन निवास स्थान, सिकंदर का प्रतिरोध। राजस्थान में मालव शक्ति की स्थापना, शक क्षत्रपों से संघर्ष, मालव शक्ति की पुनः विस्तार, मालव महाजनपद का पतन। फिर मालव संवंत भी होता है, मालवकालीन सिक्के महत्वपूर्ण हैं, इनका सांस्कृतिक जीवन। राजस्थान में मौर्य और गुप्त साम्राज्य की भूमिका के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मौर्य काल में राजस्थान, गुप्त साम्राज्य और राजस्थान। मौर्य काल में राजस्थान का क्या रोल था,
गुप्तों के समय राजस्थान में क्या भूमिका रही। मौर्यों के बाद राजस्थान और गुप्त काल के बाद राजस्थान। फिर राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का उदय। प्रतिहारों का अधिवासन यानी कि अनेक छोटे छोटे, मतलब उस समय राज्य जिसे बोलते हैं अपन, वो उदय हुआ था, जिसे गुर्जर प्रतिहार है। बंगाल, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार है, बंगाल में पाल है। वैसे गुप्तोत्तर काल में हमने विस्तार से पढ़ा है इनके विषय में, लेकिन राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमें गुर्जर प्रतिहारों के विषय में पढ़ना है। प्रतिहारों का अधिवासन यानी प्रतिहारों का उत्थान कैसे हुआ, गुर्जर प्रतिहार का संबोधन, प्रतिहार शब्द की व्याख्या, मंडोर के प्रतिहार, आदि पुरुष हरिश्चंद्र, रज्जिल और उसके उत्तराधिकारी, सिलुक, कक, बाउक, कक्कुक के उत्तराधिकारी, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज, राजारोहण और समस्याएं, कालिंजर और गुजरातरा पर अधिकार, गुहिल और कलचुरियों पर विजय, बंगाल के पालों के साथ गुर्जर प्रतिहारों का संघर्ष, दक्षिण पश्चिम के प्रदेश, पश्चिमी भारत व मध्य प्रदेश पर अधिकार, फिर राष्ट्रकूटों से युद्ध, उत्तर पश्चिम में अभियान, साम्राज्य विस्तार, शासन प्रबंध, भोज के अंतिम दिन, भोज का मूल्यांकन, मिहिर भोज के उत्तराधिकारी। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, रणथंभौर और जालोर के चौहान। पृष्ठभूमि, रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें बाघ भट्ट का उदय, हमीर देव चौहान, हमीर की दिग्विजय की नीति, हमीर और दिल्ली सल्तनत, हमीर का मूल्यांकन। फिर जालोर और दिल्ली सल्तनत, क्योंकि अपने दो ही टॉपिक है, रणथंभौर और जालोर के चौहान। तो पहले हमने रणथंभौर के बारे में पढ़ा, फिर जालोर और दिल्ली सल्तनत, जानकारी के स्रोत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का इन दोनों स्टेटों के साथ क्या संबंध रहा, उसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर मेवाड़ राज्य का अभ्युदय, महाराणा कुंभा, सांगा और प्रताप। पृष्ठभूमि, मेवाड़ के गुहिलों का उदय, बापा की चित्तौड़ विजय, बापा के बाद। फिर महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, मेवाड़ और मारवाड़, सिसोदिया राठौड़ संघर्ष, रणमल की हत्या, राजपूत राज्यों के साथ कुंभा के संबंध, पूर्वी राजस्थान, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। फिर महाराणा सांगा, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रायमल के पुत्रों में परस्पर विरोध, सांगा का राज्यारोहण, प्रारंभिक कठिनाइयाँ, अजमेर और चाकसू की विजय, दिल्ली सल्तनत और सांगा, राणा सांगा और बाबर के बीच संघर्ष। के कारण, खानवा के पूर्व का घटना चक्र, खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी, राणा सांगा का मूल्यांकन। फिर महाराणा प्रताप, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाराणा प्रताप मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, प्रताप को समझाने का प्रयास, प्रताप द्वारा युद्ध की तैयारी, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, युद्ध का निर्णय, गोगुंदा में शाही सेना की दुर्दशा, प्रताप की सैनिक पराजय के कारण, युद्ध का महत्व और परिणाम, कुंभलगढ़ का युद्ध, बाबर महाराणा प्रताप द्वारा अंतिम समय में लड़े गए युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध 1582 में, और प्रताप का मूल्यांकन। ये सब टॉपिक इसमें पढ़ने हैं हमें। फिर है मारवाड़ राज्य का अभ्युदय, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना है। फिर राव जोधा, मंडोर पर अधिकार, राव जोधा की विजय, जोधा का व्यक्तित्व, जोधा के उत्तराधिकारी राव मालदेव 1532 से 1562। क्या मालदेव पितृहंता था? राज्याभिषेक के समय मारवाड़ की स्थिति, तत्कालीन परिस्थितियाँ, राज्य विस्तार के प्रारंभिक प्रयास, भादराजुन और रायपुर पर अधिकार, जालोर पर अधिकार, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार, मेड़ता पर अधिकार,
अजमेर पर अधिकार, बीकानेर विजय। फिर मालदेव का चरमोत्कर्ष, मालदेव का केंद्रीय सत्ता से संघर्ष, मालदेव और शेरशाह सूरी, गिरी सुमेल का युद्ध, मालदेव का पुनः सत्तारूढ़ होना, मेड़ता की विजय, मालदेव और अकबर, मालदेव का मूल्यांकन, मालदेव का चरित्र समकालीन लोगों की दृष्टि में, महाराजा जसवंत सिंह, मालदेव के विषय में पढ़ा। फिर महाराजा जसवंत सिंह के विषय में पढ़ना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678, राज्याभिषेक, जसवंत सिंह और शाहजहां, जसवंत सिंह और उत्तराधिकार संघर्ष, जसवंत सिंह की पराजय के कारण धर्मत का युद्ध होगा, उसके बाद धर्मत के बाद फिर खजुआ का युद्ध और जसवंत सिंह और दारा सिकों, गुजरात की प्रथम सूबेदारी, जसवंत सिंह दक्षिण में शाही दरबार में, फिर लाहौर में, पुणे दक्षिण में, गुजरात की दूसरी सूबेदारी, काबुल में अंतिम दिन, और जसवंत सिंह का मूल्यांकन। ये सब टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है। फिर बीकानेर का महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। बीकानेर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजा जय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। राजा राय सिंह का संबंध हमेशा बीकानेर से रहा। राजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। राय सिंह और अकबर, जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया जाना, गुजरात अभियान में सहयोग, चंद्रसेन तथा सुल्तान के विरुद्ध भेजा जाना, काबुल, कंधार और अफगानिस्तान में, दक्षिण भारत में शाही सेवा, अकबर की नाराजगी, अकबर के अंतिम वर्ष और राय सिंह, जहांगीर और राय सिंह का मूल्यांकन। ये सब इसमें बीकानेर के राय सिंह के विषय में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आमेर का राजा मानसिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। राजा मानसिंह, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अकबर के पूर्व आमेर की स्थिति, राजा भारमल और अकबर, शाही सेवा में मानसिंह का प्रथम काल। शाही सेना में मानसिंह के 3 काल पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम काल है 1562 से 1574 ईस्वी। शाही सेना में मानसिंह का दूसरा काल है 1574 से 1590 ईस्वी। और कुंवर मानसिंह का प्रताप के विरुद्ध भेजा, पंजाब और काबुल में मानसिंह की सेवाएं। और शाही सेवा में तीसरा काल 1589 से 1614 ईस्वी, यानी 1562 से 1574, 1574 से 1589 और 1589 से 1614 ईस्वी। बिहार की सूबेदारी, तीसरे काल में देखो, बिहार की सूबेदारी मानसिंह द्वारा उड़ीसा की विजय, बंगाल की सूबेदारी मानसिंह और अकबर के अंतिम दिन, मानसिंह और जहांगीर और मानसिंह का मूल्यांकन। फिर हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह कि मिर्जा राजा जय सिंह और जहांगीर, मिर्जा राजा जय सिंह और शाहजहां, मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब, जय सिंह की दक्षिण में नियुक्ति, पुरंदर का घेरा, पुरंदर की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच, शिवाजी का आगरा जाना, जय सिंह और बीजापुर अभियान की आलोचना, जय सिंह की मृत्यु और मिर्जा राजा जय सिंह का मूल्यांकन। फिर है राजपूतों की जीवन पद्धतियाँ एवं आदर्श। राजपूतों की जीवन पद्धति यानी त्योहारों के संबंध में, पुत्र का जन्म संबंधी, राज्यारोहण के संबंध में, सगाई एवं विवाह के संबंध में, शिष्टाचार संबंधी, अन्य प्रथाएं, मृत्यु संबंधी प्रथाएं जैसे सती प्रथा, कन्यावध, त्याग प्रथा, बहुविवाह प्रथा और दास प्रथा। फिर टीका प्रथा, पर्दा प्रथा। राजपूतों के आदर्श कौन कौन से थे? वो तो थी राजपूतों की जीवन पद्धति। अब राजपूतों के आदर्श, जिसमें महिला वर्ग का सम्मान, माता पिता के प्रति सम्मान, चारण जाति का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, राजपूतों के जीवन मूल्य,
मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वामी भक्ति की भावना, शरणदान की भावना, वचन पालन का भाव, युद्ध से पलायन न करना, शत्रुओं के प्रति आदर भाव, केसरिया बाना और जौहर। राजपूत शासन। सामंती समाज और इस्लाम। सामंती समाज, इस्लाम और मुगल प्रभाव। सामंती समाज, सामंत प्रथा की अवधारणा, सामंत प्रथा का स्वरूप, मुगल संरक्षण में सामंत व्यवस्था, सामंतों से ली जाने वाली सेवाएं एवं शुल्क, सैनिक सेवा, रेख, उत्तराधिकार शुल्क, अन्य शुल्क, सामंतों के विशेषाधिकार, सामंतों की श्रेणियां, पद और प्रतिष्ठा, ग्रासीय और भूमिये। अंग्रेजों के समय में सामंतों की स्थिति, यूरोपीय पद्धति से तुलना। राजपूत प्रशासन। शासक वर्ग, सामंत वर्ग, मुत्सद्दी वर्ग, मंत्रिमंडल, प्रधान दीवान, मुसाहिब, बख्शी, सिकदार, खाने सामान, मीर मुंशी और वकील। खजांची, अन्य अधिकारी। स्थानीय प्रशासन कैसा था? नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, पंचायत व्यवस्था, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन और सैनिक प्रशासन। इन सब के विषय में हमको विस्तार से पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान में स्थापत्य कला, जिसके तहत नगर निर्माण, दुर्ग स्थापत्य, राजप्रासादों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, स्मारक निर्माण। सॉरी। राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग, जिसमें चित्तौड़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, आमेर के राजप्रासाद एवं अन्य विख्यात दुर्ग। हवेलियों का स्थापत्य पढ़ना है हमें। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य, जिसमें महत्वपूर्ण है देलवाड़ा का मंदिर और रणकपुर पाली का मंदिर। ये था स्थापत्य के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम राजस्थान में लोक धर्म, दादूपंथी एवं मीराबाई। भूमिका, राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश कैसे हुआ, फिर आंदोलन का प्रारंभ, फिर राजस्थान में लोक देवता कौन कौन से थे, जैसे गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, बाबू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, देव जी। आंदोलन के प्रारंभिक संत कौन कौन से थे, वो तो थे लोक देवता। फिर संत देखिए आप, धन्ना, संत धन्ना, संत पीपा, जाम्बू जी, जसनाथ जी। आंदोलन के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, संत दादू और दादू पंथ। दादू का दार्शनिक पक्ष, दादू का साधना पक्ष, दादू का सामाजिक पक्ष। दादू पंथ और उसका विभाजन, संत शिरोमणि मीराबाई, यानी मीरा का बाल्यकाल और विवाह, मीरा की भक्ति भावना और मीरादासी संप्रदाय। फिर है राजस्थान में मराठा आक्रमण, पृष्ठभूमि। फिर बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम और राजपूत राज्य, सवाई जय सिंह की मराठा नीति, मराठों का राजस्थान में प्रवेश, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष, मराठों का राजपूताना पर पहला आक्रमण, हुरडा सम्मेलन, मराठों के विरुद्ध अभियान, जय सिंह के विरुद्ध शिकायत, पेशवा का राजस्थान में आगमन, पेशवा का उत्तर भारत पर आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण, फिर धौलपुर समझौता। जय सिंह की मराठा नीति देखिए आप कि जय सिंह ने किस तरीके से मराठों का सामना किया था। जय सिंह की मराठा नीति की समीक्षा, राजस्थान में मराठा आक्रमणों के कारण कौन कौन से थे उसके विषय में पढ़ना है। अन्य राजपूत राज्यों से मराठों के संबंध और उपसंहार। फिर राजस्थानी राज्यों से 1818 की संधियां और उसके परिणाम पढ़ने हैं। भूमिका, यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां राजस्थान में क्या रही, आपसी झगड़े और मराठों का हस्तक्षेप,
मराठों का आक्रमण होने के कारण राजस्थान की आर्थिक दुर्दशा होने लगी थी, इसलिए राजस्थान के अधिकांश राजा अंग्रेजों की ओर उनकी सहायता के लिए लालायित होने लगे। आर्थिक दुर्दशा, शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े, अंग्रेजों के साथ संधियों के प्रारंभिक प्रयास, प्रारंभिक संधियां, कृष्णा कुमारी की घटना, कंपनी की नीति में परिवर्तन, कोटा राज्य के साथ संधि, जोधपुर राज्य के साथ संधि, फिर उदयपुर के साथ संधि, अन्य राज्यों के साथ संधियां, अंग्रेजों द्वारा संधियों के कारण राजपूत राज्यों द्वारा संधियां करने के कारण ब्रिटिश आधिपत्य के परिणाम और उपसंहार। फिर नेक्स्ट देखिए अब राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता। जहां हम भारतीय इतिहास में भी ब्रिटिश सर्वोच्चता के विषय में पढ़ा था हमने, ब्रिटिश पैरामाउंसी, वैसे ही राजस्थानी राज्यों में ब्रिटिश सर्वोच्चता का कैसे विकास हुआ, यानी कि पृष्ठभूमि ब्रिटिश सर्वोच्चता के विकास के विभिन्न चरण, जिसमें प्रथम चरण है 1858 से 1870, दूसरा चरण है 1870 से 1890 और तृतीय चरण है 1890 से 1917 और अंतिम चरण है 1917 से 1947। इस तरीके से हम इसको 4 चरणों में बांटते हैं। प्रथम चरण 1858 से 1870, दूसरा चरण 1870 से 1890, तीसरा चरण 1890 से 1917 और चतुर्थ और अंतिम चरण है 1917 से 1947। इस समय भारतीय राज्यों, राजस्थान के राज्यों की स्थिति और उसमें ब्रिटिश सर्वोच्चता कैसे स्थापित हुई उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करना है। फिर राजस्थान में ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, जिसके तहत है भू राजस्व बंदोबस्त, नमक एवं अफीम व्यापार पर एकाधिकार, यानी कि जैसे हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे ब्रिटिश लोगों की आर्थिक नीतियां, जिसके तहत भू राजस्व बंदोबस्त, रेयतबारी, महलवाड़ी, वैसे ही यहाँ राजस्थान में देखो भू राजस्व बंदोबस्त के विषय में नमक और अफीम के व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार के विषय में पढ़ेंगे। नई व्यवस्था की पृष्ठभूमि, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, भू राजस्व बंदोबस्त, राजस्थान में औद्योगिकरण, विद्युत गृह की स्थापना, रेल एवं संचार व्यवस्था, नमक एवं अफीम व्यापार पर एकाधिकार, नमक व्यापार, नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार, अफीम का व्यापार, कंपनी द्वारा अफीम व्यापार पर नियंत्रण, ये सब पढ़ना है हमको। नमक पर और अफीम पे विशेष तौर पे दिया गया है तो इनके बारे में पढ़ना है। फिर अंग्रेजों द्वारा सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के प्रयास, यानी कि परंपरागत जाति व्यवसायों में परिवर्तन, सती प्रथा का अंत, कन्यावध का अंत, कि भाई जो सोशल ट्रेडिशन परंपराएं थी वो क्या क्या थी, कन्यावध का अंत, त्याग प्रथा का नियमन, डाकन प्रथा का अंत, मानव व्यापार का अंत, देश हितैषणी सभा, वाल्टर कर्थ हितकारिणी सभा, परिवर्तन की क्रिया का प्रतिरोध, आधुनिक शिक्षा, धार्मिक परिवर्तन के प्रयास और 1859 ईस्वी में मिशनरी पादरियों का आगमन, इन सब टॉपिक का हमें अध्ययन करना है। फिर हम आ जाते हैं आधुनिक राजस्थान में, जिसके अंदर है राजस्थान में राजनीतिक जागरण के कारण, कौन कौन से कारण थे राजस्थान में राजनीतिक जागृति होने के। उसमें किसान आंदोलन, अंग्रेजी शिक्षा का योगदान, समाचार पत्रों एवं साहित्य का योगदान, मध्यम वर्ग की भूमिका, स्वामी दयानंद और आर्य समाज का प्रभाव, कि राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का क्या प्रभाव रहा, प्रथम महायुद्ध का प्रभाव 1914 से 1918 में, पड़ोसी प्रांतों का प्रभाव, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव, जिसमें अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह, राजनीतिक चेतना के प्रारंभिक प्रयास, राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन और राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान और मध्य भारत सभा, इन सब के विषय में हमको पढ़ना है। फिर राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किसान आंदोलन के कारण, कृषक असंतोष के कारण, बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक का नेतृत्व, राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का मूल्यांकन, भील जनजाति का आंदोलन, गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन, मानगढ़ हत्याकांड,
बांसवाड़ा में जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ उसके विषय में विस्तार से पढ़ना है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन, फिर भील आंदोलन का मूल्यांकन और मीणा जनजाति का आंदोलन। ये विभिन्न आंदोलन है आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित, इनके विषय में हमको विस्तार से पढ़ना है। फिर राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष में बाधाएं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना, राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद, प्रजामंडलों की स्थापना, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जोधपुर में जन आंदोलन, बीकानेर में जन आंदोलन, जैसलमेर में जन आंदोलन, मेवाड़ में जन आंदोलन, बूंदी में जन आंदोलन, जयपुर में जन आंदोलन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अन्य राज्यों में जन आंदोलन, और फिर लास्ट में इन प्रजामंडलों या जन आंदोलन का मूल्यांकन करना है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान राज्यों का निर्माण, कि राजस्थान राज्यों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा, इन्होंने किस तरीके से बिखरे हुए राजस्थान को एक किया था, यानी राजस्थान निर्माण के प्रारंभिक प्रयास, जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण, फिर संयुक्त राजस्थान का निर्माण, फिर मेवाड़ का संयुक्त राज्य में विलय, फिर वर्त राजस्थान का निर्माण, फिर मत्स्य संघ का वर्त राजस्थान में विलय, फिर सिरोही का प्रश्न, फिर अजमेर का विलय, अंत में जाके राजतंत्र के अंतिम अवशेषों की भी समाप्ति। इस प्रकार हम पूरे राजस्थान के विषय में प्रारंभ से लेके, स्रोतों से लेके और राजस्थान के एकीकरण के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक चैप्टर का क्रम वाइज अध्ययन करते जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो सिलेबस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।